हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वाईटी चैनल ऑफ एसीसी। मैं हूं आपकी मेंटोर जानवी वाजपेयी और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक डिफरेंस के बारे में, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस नेचुरल फार्मिंग। बड़ा कंफ्यूजन रहता है होने वाला है कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का फंडा क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, ऐसे खेती करने का तरीका जिसमें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, बिल्कुल कंप्लीटली उसको अवॉइड करा जाता है। और साथ ही साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का भी इस्तेमाल हम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करा जाता है जो केमिकल फ्री होती, तभी इसे हम केमिकल फ्री फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें हम बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स का करते हैं, बायो हर्बिसाइड्स का करते हैं, जिन्हें हम माइक्रो हर्बिसाइड्स भी कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाया जाता है, नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है। उन्हीं चीजों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग में करा जाता है। अब IFOM के हिसाब से जो इनकी डेफिनेशन है, दैट इज प्रमोट इन्वायरमेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली साउंड प्रोडक्शन, कि हमें इस तरीके से अपनी फार्मिंग करनी है, इस तरीके से अप्रोच होना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट पर्यावरण के हित में होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियली अच्छा होना चाहिए। आर्थिक स्थिति हमें उनकी भी अच्छी बना के रखनी है। फिर मेथड, अवॉइड सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज। फोकस क्या है? फीड द सॉइल टू फीड द प्लांट। अब ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, पर इसमें बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके फादर कौन है, या कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिगर्स हैं हमारे पास, पर्सनालिटीज हैं जिनको आपने याद रखना है। सबसे पहले फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है? सर एल्बर्ट हार्वर्ड है। इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है जिसका नाम है एन एग्रीकल्चर टेस्टामेंट। फिर उसके बाद इसका नाम, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये वर्ड किसने कॉइन करा है? तो वो आंसर है लॉर्ड नॉर्थबॉर्न। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द को कॉइन करा है। और इन्होंने क्या लिखा, ये किसके ऑथर हैं? लुक टू द लैंड, ये इनकी बुक का नाम है। फिर उसके बाद जो हम एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करते हैं इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज IFOAM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। इसकी फाउंडर कौन है? लेडी ईव बैल्फोर। ठीक है, इसकी फाउंडर है लेडी ईव बैल्फोर। ना अब थोड़ा सा इंडियन सिनेरियो के बारे में बात करते हैं कि हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें या कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, जो कन्वर्जन पीरियड होता है ना, कि एक कन्वेंशनल लैंड से उसे ऑर्गेनिक लैंड में शिफ्ट होने में कितना टाइम लगता है, कितने मिनिमम ईयर्स आपको खेती करनी ही करनी है जैविक तरीके से कि आप सर्टिफिकेशन के लिए फर्दर अप्लाई कर पाओ। 3 साल। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन पीरियड, कन्वर्शन पीरियड यहाँ पे क्या हो जाता है? 3 इयर्स हो जाता है। जो सबसे पहली सर्टिफिकेशन बॉडी थी इसकी कैटेगरी में, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैटेगरी में, उसका नाम है इंडोसर्ट, जो 2000 में शुरुआत हुई थी। ICAR का एक अवार्ड भी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैटेगरी में दिया जाता है, दैट इज हल्दार ऑर्गेनिक फार्मर अवार्ड। और कौन सा ऐसा स्टेट है अपने इंडिया में जिसे सबसे पहले 100% ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करा गया था? सिक्किम। क्या आंसर है उसका? सिक्किम, जो जनवरी 18, 2016 में फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था, और ये हमारा फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो वही IFOM हो जाएगा, है ना। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉन, जर्मनी में है। कब फाउंड हुआ था? ये 1972 में बना था। अपने इंडिया में कौन सा इंपॉर्टेंट है? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, जिसका हेडक्वार्टर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ये कब फाउंड हुआ था? 2004 में। अब देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली किसकी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी गाइडलाइंस हम मानते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इनके हमें सेट्स, इनकी हमें गाइडलाइंस माननी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करी जाती हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का कैसे प्रोडक्शन होना है, प्रोसेसिंग होना है, किस तरीके से लेबलिंग होनी है। इसमें किसकी गाइडलाइंस चलती है यूनिवर्सली? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की ही गाइडलाइंस यहाँ पे मानी जाती है। देन
नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। देखो नेचुरल फार्मिंग का क्या है, नाम में ही नेचर आ रहा है ना, नेचुरली अपने आप आसानी से जो चीजें हमें मिल रही हैं, जो हमें प्रकृति ने दी हैं, बाहर से ज्यादा चीजें इसमें खरीदनी नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप बायो हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बायो पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वहीं पे जब हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की, नहीं, आप ऐसे में बाहर महंगे एक्सटर्नल इनपुट्स को इस्तेमाल नहीं करते हो, उन्हें भी अवॉइड करा जाता है। जो चीजें आसानी से तुम्हारे खेत में है, आपके लोकल एरिया में इजिली अवेलेबल हो रही हैं, जो महंगी भी नहीं है, उनका इस्तेमाल हम नेचुरल फार्मिंग में करते हैं। जैसे हम बेसन का करते हैं, काऊ डंग भी होता है, काऊ यूरिन होता है, सॉइल होता है, इवन नीम होता है, जो मिर्ची, अदरक, ये बेसिक सी चीजें होती है ना, इनका भी इस्तेमाल करके नेचुरल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, जो सीड ट्रीटमेंट का भी काम करते हैं, पेस्टिसाइड के तौर पे भी काम करते हैं और फर्टिलाइजर की तरीके भी एक्ट करते हैं। तो ये फंडा होता है नेचुरल फार्मिंग का। नेचुरल फार्मिंग क्या कहता है कि हमारी प्रकृति के पास ऑलरेडी वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं सॉइल में, जो प्रकृति ने दिए हैं, जो नेचुरली उन्हें मिले हैं। बस समस्या क्या है, अनअवेलेबल फॉर्म में रहता है। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंसान को बस उस अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए नेचुरल सॉल्यूशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन, केमिकल फ्री ट्रेडिशनल सस्टेनेबल मेथड। फिलॉसफी क्या है, मिमिक्स द नेचर, कि हमें इंडिपेंडेंटली प्लांट को ग्रोथ करने देना है, उसे ग्रो होने देना है। देन इनपुट्स, मैन्युफैक्चर्ड इनपुट इक्विपमेंट, ये सब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करे जाते हैं। टिलेज भी इवन नहीं करा जाता है नेचुरल फार्मिंग में। इसे हम फुकुओका मेथड कहते हैं या डू नथिंग फार्मिंग भी कहा जाता है। अब अगर इसे फुकुओका मेथड कह रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि इसके फादर कौन है, मासानोबु फुकुओका, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, ठीक है, 1975 में। उस बुक का पर्टिकुलरली नाम क्या है, द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, ठीक है। बुक का नेम क्या है, द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। वहीं पे नेचुरल फार्मिंग का अपने इंडिया में जो मॉडल फॉलो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ZBNF कहते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के फादर कौन हो जाते हैं, सुभाष पालेकर जी, जो एक बहुत ग्रेट एग्रोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे इंपॉर्टेंट फादर्स हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द नेचुरल फार्मिंग। अब हम जरा डिफरेंस की बात करते हैं। पहले हमने इंडिविजुअल मीनिंग समझ लिया कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस, मतलब मीनिंग क्या है इनका इंडिविजुअल। अब इनके डिफरेंस के बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या है कि हमें सॉइल को देना है, फीड द सॉइल टू फीड द प्लांट। हमें एक्सटर्नल इनपुट्स अप्लाई करने पड़ेंगे सॉइल में, जैसे प्लांट्स तक सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पहुंच सके। हाँ, केमिकल फ्री होना चाहिए, ठीक है, वो तो सिमिलैरिटी होती है। बट जो हमारा नेचुरल फार्मिंग है वो क्या कहता है कि नहीं, ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हमें एक्सट्रीम रिसोर्सेस नहीं प्रोवाइड करने हैं सॉइल को, उससे नुकसान पहुंचेगा। सॉइल के पास ऑलरेडी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो चाहिए होता है प्लांट की सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए। तो ये फिलॉसफी का डिफरेंस हो जाता है। सॉइल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग ने ये नहीं कहा कि टिलेज मत करो, टिलेज, प्लोइंग सब आप कर सकते हैं। कंप्लीट पल्वराइजेशन ऑफ द सॉइल इज अलाउड, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। बट इन केस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जी नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। नो टिलेज करा जाता है कि आपको अवॉइड करना है। टिलेज से क्या होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर खराब होता है, हमारे सॉइल माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, एनर्जी, फ्यूल, मनी भी इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ने लगता है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग कहता है नो टू टिलेज, आप टिलेज को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। फिर उसके बाद रिसोर्सेज में और हम बात करें इनपुट्स की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सारे एक्सटर्नल इनपुट्स अलाउड होते हैं, केमिकल फ्री वाले, है ना। बायो फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन यूज, कोई उसमें रोक टोक नहीं होती, चाहे वो जितना महंगा हो। पर जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो जी नहीं, एक्सटर्नल इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा किसको दिया जाता है कि अपने फार्म में जो इजिली रिसोर्सेस मिल जाते हैं, वही जो अभी मैंने बताया, काऊ डंग, काऊ यूरिन, जैगरी, टर्मरिक, जिंजर, इनका इस्तेमाल आप करिए, जो आसानी से मिल रहा है, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम अलग अलग इनपुट्स मैन्युफैक्चर करते हैं।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग में मॉडरेट टू हाई रहती है, क्योंकि आप अगर एक्सटर्नल इनपुट परचेज कर रहे हो, ऑर्गेनिक ही सही है ना, महंगे आते हैं, सस्ते नहीं आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ परचेज प्रोडक्शन हमें ज्यादा ही मिलता है, मॉडरेट टू हाई मिलता है, कम तो नहीं रहता है। पर वहीं पे अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती। वाई? क्योंकि आप एक्सटर्नल इनपुट्स को मिनिमाइज कर रहे हो, आप तो खरीद ही नहीं रहे हो, आप तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो फार्मिंग में उसका, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती, बहुत मिनिमम हो जाती। इवन जो हमारे यहाँ ZBNF वाला फंडा चलता है उसमें Z क्या है? जीरो है। अब जीरो का मतलब ये नहीं कि 1 रुपए नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, पर कम से कम लागत में भी आप एक केमिकल फ्री फार्मिंग कर सकते हो, ये इसका यहाँ पे मतलब हो जाता है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो जाता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो हमारे मेन की कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाते हैं? कंपोस्ट रहेगा, बायो फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। नेचुरल फार्मिंग के केस में हम किन चीजों को यूज करते हैं? हम जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, अच्छा दाना हो गया, वापसा हो गया, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करा जाता है नेचुरल फार्मिंग में। फिर उसके बाद वीड मैनेजमेंट की बात करें तो इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आप मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं, बायोलॉजिकल तरीके से भी रिमूव करा जाता है। हम बायो हर्बिसाइड या जिसे हम माइक्रो हर्बिसाइड्स कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फंगल स्पोर्स का ही इस्तेमाल करा जाता है, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। बट इन केस ऑफ नेचुरल फार्मिंग हमें ज्यादा वीडिंग भी नहीं करनी है, वीड को हम मल्च के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे सॉइल का कंजर्वेशन होता रहे, तो और आपको साथ साथ इस्तेमाल भी ना करना पड़े केमिकल्स का वीड को कंट्रोल करने के लिए। फिलॉसफी में डिफरेंस है, इनपुट्स में डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी ह्यूज डिफरेंस आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में और नेचुरल फार्मिंग में। बट हाँ, अगर हम बात करें कि दोनों मेथड कैसे हैं, दोनों ही मेथड अपने आप में बहुत अच्छे हैं, दोनों ही कैसे हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अब आज के सेशन को हम यहीं पे रैप अप करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहोगे कि बस 15 मिनट में वो कवर हो जाए। ओके, बाय एवरीवन, एंडिंग द सेशन।